आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 27 दिसंबर सोमवार शाम की न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है ये। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। सबसे पहले बात ब्राह्मण मतदाताओं की, जिनको उत्तर प्रदेश में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी राउंड एंड राउंड मीटिंग कर रही है, कमेटी बना रही है। एक आरोपी मंत्री को मंत्रिमंडल में रखकर भी चुप है। एक ऐसा वर्ग जिसका आबादी के लिहाज से इतना बड़ा जनाधार भी नहीं है, उसको लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों? ब्राह्मणों का बीजेपी से छिटकना किसके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिर बात चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के रिजल्ट्स के बहाने पंजाब विधानसभा चुनाव की। आम आदमी पार्टी जो आज गदगद थी, वो क्या चुनाव में भी एक एज लेती हुई नजर आ रही है? वहीं बीजेपी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर अपना राजनीतिक बाट जो रही है, क्या वो वाकई इस बार बड़े भाई का रोल प्ले करने जा रही है पंजाब में? बात फिर यूक्रेन की और वहां चल रहे विवाद की, उसकी जड़ जानेंगे और आखिर में ये कि युद्ध की स्थिति में कैसे पहुंचा है यूक्रेन, समझेंगे। और आखिर में एक बातचीत सुनवाएंगे कि अब जो 60 से ऊपर वाले लोगों को थर्ड वैक्सीन यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दिए जाएंगे और 15 से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और उसके लिए क्या बदलाव हुए हैं कोविन ऐप में, सब कुछ। मगर उससे पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। स्वास्थ्य कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 जनवरी से लगेगी बूस्टर डोज, गाइडलाइंस जारी। ओमिक्रॉन के चलते नहीं टाले जाएंगे यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव। अब जनवरी के पहले हफ्ते में होगी दोबारा मीटिंग। चंडीगढ़ नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी दूसरे नंबर पर। पीएम मोदी 5 जनवरी को जाएंगे पंजाब, बीजेपी के प्रचार अभियान का करेंगे आगाज। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर वार्ड सचिवों का प्रदर्शन, पुलिस ने महिलाओं बच्चों सभी को पीटा, गाड़ी पर पथराव। अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 5 अभियुक्त। मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खाते फ्रीज होने पर ममता बनर्जी ने जताई हैरत। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, कोरोना को देखते हुए सरकार का फैसला। 2022 में सबसे पहले बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी 5G सेवा, टेलीकॉम विभाग ने कहा। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल रद्द, बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। भारत अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। सेमीफाइनल जीती तो फाइनल में पाकिस्तान से हो सकती है भिड़ंत। यह है दिन भर और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। पॉलिटिकल पंडित सलाह देते हैं कि जाति देखकर मतदान नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में एक जुमला इसी के आसपास है कि कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। बात तो सही है, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब बातें हैं और बातों का क्या है। अमूमन लोग अपने वाले कास्ट को वोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी खास जाति को टिकट भी देती हैं, सब गुणा गणित देखकर, और इसकी एक अनसेड एक्सेप्टेंस भी है। वैसे एक मायने में इसमें बुराई भी नहीं, क्योंकि इसके जरिए बहुत सी जातियों को रिप्रेजेंटेशन भी मिला है जिन्हें शायद ना मिल पाता। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जो पॉलिटिकली सोशली कास्ट लाइन पर दीवानगी की हद तक बटे हुए हैं। लेकिन कई बार दिक्कत भी हो जाती है कास्ट लाइन पर वोट करने में, और वो ये है कि एक कोई योग्य कैंडिडेट जिसके पास कोई जनाधार नहीं, चुनाव हार जाता है। लेकिन हारे को हरिनाम है और जीते को सलाम है। सो चुनाव से पहले हम जीतने के लिए सुनने लग जाते हैं जाट, जाटव, निषाद, पटेल, राजभर, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार और न जाने क्या क्या। बड़े नेता कई बार किसी जाति का नाम नहीं भी ले तो उनकी पहुंच बता देती है कि भैया फलाना मंत्री जी आए हैं तो अब इस जाति का वोट इनकी पार्टी को पक्का हो गया। उत्तर प्रदेश की ही बात है। पिछला विधानसभा चुनाव 2017 का जो शीला दीक्षित बिना अपनी जाति और पहचान बताए 15 बरस तक कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही दिल्ली में, वो यूपी में जब सीएम फेस बनी कांग्रेस की तो यूपी की बहू हो गई। और दीक्षित उपनाम की वजह से ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश में लगभग 12% के आसपास है, उनको 2-3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में साध कर सब अपने अपने तय कास्ट फॉर्मूला बनाने में लगे हैं। राम मंदिर का शिलान्यास बीजेपी ने किया तो सपा बसपा ने परशुराम मंदिर का राग अलापा। ब्राह्मण सम्मेलन का भी कार्यक्रम बसपा ने पिछले दिनों करके खूब वोट किया था। लेकिन पिछले 5 बरस योगी सरकार में अलग अलग हलकों से उनकी नाराजगी
मान सम्मान ना मिलने की बात सामने आती रही। विकास दुबे और भी कुछ अपराधियों की धरपकड़ में एक टारगेटेड अप्रोच की बात हुई। ऐसे में बीजेपी को भी शायद इस बात का इल्हाम है कि ब्राह्मण वोट उनसे छिटक सकता है और उनको साधना जरूरी है। इसलिए यूपी के ब्राह्मण नेताओं की शिकायतें, सुझाव सुनने के लिए परसों पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की यहां एक बैठक हुई और फिर आज जेपी नड्डा के घर मीटिंग के बाद एक कमेटी भी बनाने की बात कही जा रही है। प्रधान और आज नड्डा के घर हुई मीटिंग में क्या तय हुआ और किस नेता को पार्टी आगे प्रदेश में रख रही है, पूछा मैंने जेपी नड्डा के घर हुई बैठक को कवर कर रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, कल बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे सभी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, शिव प्रताप शुक्ला, महेश शर्मा, यूपी के तमाम ब्राह्मण मंत्री और विधायकों ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था। और उसके बाद कार्यक्रम बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर जो है वो शिव प्रताप शुक्ला करेंगे, जो राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और बीजेपी के पूर्वांचल में ब्राह्मण फेस हैं। तो वो एक कमेटी बनाई गई है कि किस तरीके से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उनको दूर किया जाए और कैसे कैसे बीजेपी जो है ब्राह्मणों तक अपनी बात को पहुंचाए कि केंद्र में मोदी सरकार ने और प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने किस तरीके से जो है सामान्य वर्ग और ब्राह्मणों के लिए खासकर जो है काम किए हैं। और उसमें ये तय किया गया है कि सभी 403 विधानसभाओं के अंदर जो है प्रतिष्ठित और सामाजिक कार्यों में लगे हुए जो ब्राह्मण हैं उनके घरों तक जाना, उनको ये बताना कि देखिए सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं। ये तो खैर बैठक की कुछ आम बातें हैं, लेकिन जिस तरह एक जाति विशेष की उतनी आबादी भी नहीं और एक वक्त तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज अप्रत्यक्ष तौर पर दूरी बरतती थी, उसको अपने पाले में करने को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों है? यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं का क्या कोई फिक्स्ड वोटिंग पैटर्न समझ में आता है, पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में एसोसिएट एडिटर आशीष मिश्रा से। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी नहीं है। अगर 11% या 12% के करीब आबादी है तो वो एक ठीक ठाक आबादी मानी जाती है ब्राह्मण मतदाताओं की। आप देखेंगे हर जिले में कम से कम नहीं तो 20-30, हर विधानसभा क्षेत्र में 20-30 हजार, 20 हजार करीब, 30 हजार करीब, जहाँ कहीं लाख भी है ब्राह्मण मतदाता है। तो ब्राह्मण हमेशा ही एक तो क्या है कि वोकल होता है और इन्फ्लुएंशियल होता है, तो उनकी पूंछ भी राजनीतिक रूप से उतनी अधिक होती है। ये पूंछ को सबसे पहले जो इसको पहचान दिलाई वो है 2007 में जब मायावती की सरकार बीएसपी की, तो उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मण के साथ एक अपना सोशल इंजीनियरिंग बनाया। उससे पहली बार ब्राह्मणों को एज एक मतदाता के रूप में एक राजनीतिक पहचान मिली कि ब्राह्मण का वोट लेकर भी चुनाव जीता जा सकता है। आपका एक प्रश्न था उसमें कि वोटिंग पैटर्न कैसे था। देखिए, आप कभी भी कोई आप इलेक्शन उठा लीजिए, आप बीते 20 साल 30 साल के आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन उठा लीजिए कि जनरेटेड नतीजे देख लीजिए, तो आप देखेंगे जिस पार्टी की सरकार बनी है उसके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक रहे हैं। इसके मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण स्ट्रेटेजिक वोटिंग भी कर रहा है, पैटर्न कर रहा है। मतलब जैसे आप 2017 की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक थे ब्राह्मण। और उसके बाद आप जब 2012 में जाएंगे तो समाज पार्टी सरकार बनी है, समाज पार्टी का सबसे ज्यादा 21 विधायक, तो उसमें सबसे ब्राह्मण विधायक कम जीत के आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 21 विधायक ज्यादा समाज पार्टी के साथ थे। तो 2007 में बसपा की सरकार बनी और बसपा का सबसे ज्यादा 46 ब्राह्मण विधायक थे। ये दिखाता है कि जो हर पार्टी जो ब्राह्मण का जो वोटिंग पैटर्न है वो बहुत ही, ब्राह्मण अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वो जो जीत रहा हो उसको वोट किया जाए। तो इसीलिए ब्राह्मण को लोग अपने पाले में लाना चाहते हैं, ब्राह्मण मतदाताओं को, कि वो उसको लाने से क्या है उनके पक्ष में एक माहौल बनता है। आशीष, ब्राह्मणों को लेकर ये जो एक बात कही जा रही है कि ये वर्ग बीजेपी से नाराज चल रहा है, ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना नजर आता है? सवाल इसलिए भी क्योंकि ये जो पूरी कवायद है कमेटी बनाने की, नड्डा के घर से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के घर तक बैठकों का दौर, उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या ये एक रूटीन चुनावी प्रक्रिया है या ये अप्रोच कुछ अलग तरह से नजर आता है? देखिए, क्या है कि अभी जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं इधर 2-3 महीनों में, आप देखेंगे कि कुछ बड़े ब्राह्मण नेताओं ने समाज पार्टी ज्वाइन की है। मतलब आप जो ब्राह्मण चाह रहे हैं शंकर तिवारी गोरखपुर में, उनके बेटे तिवारी चिल्लू पास से विधायक हैं, उन्होंने ज्वाइन की बसपा के। उनके साथ भी 1-2 लोग जो ब्राह्मण निकल रहे हैं उन्होंने भी समाज पार्टी ज्वाइन की है। तो ये एक, और जिससे से जब ये विकास दुबे वाला मामला हुआ है
तो उसके बाद ये एक रखना चला कि ये ब्राह्मण विरोधी है सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी पर ये खास भाजपा के ऊपर उतना नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी पर एक बड़ा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं और एक खास वर्ग को दे रहे हैं। ऐसा दूसरी पार्टियां और अंदरूनी इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसका वजह क्या है? ये बात शुरू हुई विकास दुबे के बाद से। विकास दुबे के आज जिस तरह से एक उनके परिवार की एक बहू जो केवल एक दिन हुआ था शादी में, उसको जिस तरह से जेल में डाला गया और सुप्रीम निशा ने कहा कि हम उससे चुनाव लड़ेंगे, तो ये पूरा इस तरह से एक माहौल ये बना कि जो योगी सरकार है या मतलब जैसी भाजपा सरकार है, वो ब्राह्मण को उनका फेवर नहीं कर रही है, वो उनको प्रताड़ित कर रही है। तो और उसके बाद कई सारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं ब्राह्मण नेताओं के, तो उसको लेकर भी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब जब चुनाव आ रहा था तो ब्राह्मण नेता इधर कुछ 2-3 महीनों से कुछ समाज पार्टी के ऊपर इंक्लिनेशन है, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण अगर समाज पार्टी के साथ ज्वाइन किया तो भाजपा से भी ज्वाइन किए। आप देखेंगे रामवीर उपाध्याय जो इधर में के पश्चिम यूपी में बसपा के चेहरे हुआ करते थे, उन्होंने पूरे परिवार समेत अपने मुकुल उपाध्याय अपने भाई समेत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और उसके अब जो कल जो बैठक हुई है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी उसके बाद से इनके बाद से कुछ बड़े लीडर्स को अपने यहाँ ज्वाइन करा सकती है, कुछ ओपोजिशन के कुछ लीडर्स को। आशीष जी, एक चीज बस ये बताइए कि अगर ये वर्ग छिटकता है बीजेपी से तो किसको लाभ पहुंच सकता है? नहीं, लेकिन अगर भाजपा से ये अगर ब्राह्मण सकता है तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि भाजपा का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो उसका एक बहुत बड़ा जनाधार है, वो ब्राह्मणों के बीच में है। अगर ब्राह्मण जितना तो भाजपा का हिंदुत्व कार्ड जो है वो पूरी तरह फेल हो जाएगा और उसका फायदा फिर पूरी तरह से अपोजिशन पार्टी के तौर पर हमारी पार्टी को मिलेगा। अगर सकता है तो कई सारे अंतर विरोधों के बावजूद ये हिंदुत्व का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, उसका एक बहुत बड़ा चिंता बरदार जो है वोट बैंक के तौर पर वो ब्राह्मण की। अगर ब्राह्मण जा रहा है तो इसके मतलब बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड फेल हो रहा है, अगर जाता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आशीष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा। चंडीगढ़ उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल और प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, आज दिन भर सुर्खियों में रहा। वजह नगर निगम चुनाव के नतीजे। 35 वार्ड वाले म्युनिसिपल काउंसिल के रिजल्ट आज घोषित कर दिए गए, जिनमें बाजी मारी आम आदमी पार्टी ने। पहली बार इस चुनाव में हिस्सा ले रही आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती, जबकि निगम में सत्ता संभाल रही बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली। बीजेपी के मौजूदा मेयर और 2 पूर्व मेयर भी चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस 8 सीटों के साथ तीसरे दिन पर रही और शिरोमणि अकाली दल की झोली में महज 1 सीट आई। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी के नेता गदगद दिखे। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को चुना है। आम आदमी पार्टी के सभी विजयी उम्मीदवारों और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास खुश होने की तमाम वजह हैं, लेकिन क्या एक छोटे से नगर निगम चुनाव के नतीजे पूरे पंजाब का मूड बताने के लिए काफी हैं? पंजाब के शहरी इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस रिजल्ट से क्या वाकई बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है? ये जानने के लिए हम पहुंचे पंजाब की पॉलिटिक्स को बारीकी से समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरबजीत धालीवाल के पास और उनसे पूछा कि ये नतीजे क्या संकेत देते हैं। क्या इन्हें पंजाब चुनाव का ट्रेलर समझा जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ने वाली है। तो एक जो रिजल्ट आया आज, वो बीजेपी की हाईकमांड के लिए चिंता का विषय होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों होना चाहिए? जो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये शहर ज्यादातर यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी है। तो अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी में बीजेपी हारती है तो उसके लिए जरूर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो व्यापारी कम्युनिटी है, जो व्यापारी लोग हैं,
या बिजनेस वाले लोग हैं, या मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी सपोर्ट रह रही है। पिछली इलेक्शन में भी रही है, अभी भी है ना। तो अगर चंडीगढ़ में ऐसा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ये इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द बीजेपी। दूसरी बात ये है कि इसका पंजाब में असर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात सही है कि आम आदमी पार्टी को एक बूस्ट मिला है। तो कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर चंडीगढ़ में ये मूड रहा है तो वो कह सकते हैं, जो क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब में भी ऐसा ही मूड रहने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में थोड़ा सा जो मुकाबला है वो डिफरेंट होगा, वो 5 कॉर्नर कंटेस्ट हो सकता है। तो रूरल एरिया में आपको पता ही है, ताजा जो किसान मोर्चा है वो वहां से एक बड़ी लड़ाई जीत कर वापस आया है, तो वो भी एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो पेंडू क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है किसानों का, तो वहां बीजेपी को शायद अपना आम आदमी पार्टी है उसको इतना जो फ्री वे ना मिले जितना कि चंडीगढ़ में मिल गया। चंडीगढ़ में किसान है तो हैं किसान लोग यहाँ चंडीगढ़ में, पर उतना बड़ा मतलब उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते हम किसानों का चंडीगढ़ में। सो इसलिए मेरा ख्याल है पंजाब में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट रहेगी। इतना पंजाब में आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी को जितना उनको चंडीगढ़ में मतलब भी आसान हो गया, जहाँ से उनको इतनी बड़ी विक्ट्री मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी वह पहली बार ही चुनाव लड़ी थी चंडीगढ़ का, और पहली बार ही दे हैव डन वेरी वेल। मतलब लोग हैरान हैं कि चंडीगढ़ में इतनी बड़ी उनको सफलता मिली है। तो अभी लग रहा है लोगों के, पहले मतलब जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तब कोई ज्यादा लग नहीं रहा था कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, पर लग रहा है कि अब साइलेंट वोट काफी पड़ी है उनको मतलब चंडीगढ़ में। तो दूसरी बात यह है कि जो चंडीगढ़ में बीजेपी थी उसमें ना बहुत ज्यादा फूट है, कई ग्रुप हैं उनके, मतलब बड़ा डिवाइडेड हाउस कहते हैं जिसको हम, वो डिवाइडेड हाउस है, 3-4 ग्रुप हैं, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। तो दूसरा इन्होंने लोगों के लिए काम भी नहीं किया, पानी के रेट बढ़ा दिए थे, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चंडीगढ़ में, पार्किंग के रेट बहुत ज्यादा है। मतलब अभी सभी जगह आपको पार्किंग के रेट, अगर एक सेक्टर में आप 5 जगह जाते हो तो 5 जगह ही पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब 60-70 पहले वैसे ही लग जाते हैं अगर 5 जगह आप गाड़ी पार्क करते हैं। मतलब एक जगह से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से जाएंगे तब भी पैसे देने पड़ते हैं। तो जहां मतलब एक तरह की लूट ही थी जो इन्होंने पार्किंग सिस्टम बनाया है चंडीगढ़ में, तो लोग इससे भी बहुत ज्यादा दुखी थे, नाराज थे कि हमें यार बार बार पार्किंग के पैसे देने चाहिए, एक सेक्टर का एक जोन होना चाहिए, वैसे तो एक पर्ची चलनी चाहिए सारे सेक्टर में, लोगों की ये मांग थी, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। तो और भी कुछ प्रॉब्लम थी जो चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर हैं जो है ना, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड कहते हैं उसको चंडीगढ़ में। तो जो जहाँ अफसर लोग रहते हैं, जब बड़े लोग रहते हैं, गवर्नर वगैरह का राजभवन है या सीएम वगैरह रहते हैं और बड़े रहते हैं, वहां तो छोटा सा टोआ भी खड्डा पड़ जाए सड़क में तो तुरंत ठीक हो जाता है, ना मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल ठीक रहती है, और सब केयर करते हैं, बड़े जो पार्क्स वगैरह उनकी वो अपकीप बड़ी अच्छी है। मगर जो दूसरा जहाँ साधारण लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहां उधर उस तरफ कोई मोटी तवज्जो नहीं दी जाती थी कारपोरेशन द्वारा। तो ये सब चीजों का असर पड़ा है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी हारी है। जी, पंजाब की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। आज दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात से जो बातें छनकर बाहर आई वो ये कि बीजेपी कैप्टन के पंजाब लोकसभा कांग्रेस और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि तीनों पार्टियों के नेता एक कमेटी बनाकर पंजाब के लिए संयुक्त घोषणा पत्र तैयार करेंगे और सीटों के बंटवारे पर भी फैसला करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन में हमेशा छोटे भाई की तरह बीजेपी क्या नए अलायंस से बड़े भाई का रोल प्ले करने जा रही है? मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है वो मेरी रीडिंग ऐसी है कि बीजेपी अपना ना फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहती है पंजाब में। पहले बीजेपी डिपेंडेंट थी अकाली दल पर, अकाली दल को बड़े भाई की तरह ट्रीट करती थी, उसको ज्यादा सीट देती थी। कल बीजेपी को सिर्फ 30 सीटें मिलती थी, 23 सीट्स पे बीजेपी लड़ती थी, पक्के था वो नंबर। काफी 2-3 इलेक्शन उन्होंने लड़ी है तो सभी इलेक्शन में 23 सीटों पर ही लड़ी है। अकाली दल ने इनको सीट कोई बढ़ाकर नहीं दी थी, 23 से 24 नहीं की, है ना।
वो इस बार चाहती है बीजेपी कि हम अपना फुटप्रिंट्स बढ़ाएं और आगे से हम क्लेम कर रहे हैं, अगर आगे से किसी पार्टी से अलायंस भी करना पड़े तो आगे हम अपना क्लेम कर लें कि हमारे पास इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी वोट पड़ी, उसमें इतनी पड़ी, है ना। तो ऐसा करना मेरे ख्याल चाहते हैं। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरी बात जो सामने आज आई है, भाई एक ही मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे, तीनों पार्टियां एक ही मैनिफेस्टो पे लड़ेंगी। इसका मतलब है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। जो फिर दूसरी बात ये भी आएगी उसके बाद कि क्या एक ही चोर निशान पर लड़ेंगे, जो इलेक्शन सिंबल होगा वो क्या होगा, बीजेपी का सिंबल बरतेंगे। अगर बीजेपी का सिंबल यूज होता है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि वो फिर तो बीजेपी की एमएलए बनेंगे सब। अगर अमरिंदर सिंह की पार्टी का एमएलए जीतता, कोई आदमी जीतता, कैंडिडेट जीतता है, जहाँ ढींडसा साहब की पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतता, फिर तो बीजेपी का एमएलए होगा ना, लीगली स्पीकिंग या टेक्निकली स्पीकिंग। फिर वो उसको बीजेपी की ही विप मानना पड़ेगा, बीजेपी का ही देश मानना पड़ेगा। तो अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं हुआ। कोई अमरिंदर सिंह ने बयान दिया कि उनका पार्टी का सिंबल अपना होगा, और ढींडसा साहब ने भी बताया नहीं कि उनका पार्टी का सिंबल अपना होगा, जहाँ फिर हो या फिर वो इसकी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। अगर मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगे, क्योंकि उसका कारण कि बीजेपी का सिंबल जो पॉपुलर सिंबल है, तो लोगों के दिमाग में उसके लोगों को पता, उसकी पहचान है। अगर अमरिंदर सिंह अपना नया सिंबल लेता है, जहाँ ढींडसा साहब की पार्टी अपना नया सिंबल लेती है, तो लोगों को सिंबल को इंट्रोड्यूस कराने में काफी मुश्किल आती है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको पॉपुलर करने में। तो लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि ये बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। और जब कॉमन मैनिफेस्टो कह रहे हैं तो उसके बाद तो शायद बात स्पष्ट ही गई है। शुक्रिया सरबजीत धालीवाल। पंजाब की बात हो रही तो कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी के सीएम चरणजीत चन्नी को घेरने से बाज नहीं आ रहे। कल गुरदासपुर के बटाला में एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने लोगों से पूछा कि सीएम के वायदे के मुताबिक क्या उन्हें 100 रुपए प्रति माह पर केबल टीवी कनेक्शन और मुफ्त में रेत मिल रही है। जिस तरीके से सिद्धू अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा का वो सीन याद आ जाता है जिसमें कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं कि तू किसकी तरफ है, और जॉनी लीवर उंगली से दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं आपकी तरफ। कुछ महीने पहले की बात है। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात किए हैं। कहा गया कि रूस ने बुख नाम का एक खास मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है, और अगर एक चिंगारी भी भड़की तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ सकती है। मामला गंभीर था। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों ने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस ने अगर हमला किया तो गंभीर आर्थिक परिणाम झेलने होंगे। जिसके बाद रूस ने नेटो और अमेरिका को संबोधित करते हुए 2 दस्तावेजों में सुरक्षा मांगों के साथ मसौदा पेश किया, और जनवरी में अमेरिका और नेटो के साथ सुरक्षा वार्ता की उम्मीद जताई। इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने 12 जनवरी को नेटो रशिया काउंसिल की मीटिंग की बात कही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे विवाद की जड़ क्या है और आखिर ये युद्ध की स्थिति में कैसे पहुंचा, पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। रूस और यूक्रेन में ना लोगों में अंतर नहीं है, मतलब दोनों अपना सिविलाइजेशनल, अपनी सभ्यता एक ही ओरिजिन से ट्रेस करते हैं, अपने आप को रूस कहते हैं। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों एक ही मूल के लोग थे, ये सारे स्लैव थे और ये चाहते थे कि हम साथ रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन और रूस में गतिरोध पैदा हुआ और ये जरूरी भी था उस समय, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत तेज शुरू हो गए थे उधर, और हर लोग अपने आप को नए वे में आइडेंटिफाई कर रहे थे। एक नई आइडेंटिटी की तलाश थी जो उनको मिली, और इस आइडेंटिटी के तलाश में रूस और यूक्रेन अलग हो गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रूस के विभेद का, वो है कि जितनी भी रूस के गैस पाइपलाइन है वो वाया यूक्रेन जाते हैं या वाया बेलारूस जाते हैं। कहने का मतलब है वेस्टर्न साइड ऑफ रशियाज बॉर्डर से जाते हैं। और रूस ने
अचानक यूक्रेन से जब डिफरेंसेस बढ़ने लगे 2000 के पहले दशक में, तो इन्होंने गैस का प्राइस बढ़ा दिया यूक्रेन के लिए। उसके चलते यूक्रेन में एक तो इन्फ्लेशन आ गई और यूक्रेन में जो आर्थिक तंगी थी वो और प्रबल हो गई। और रूस काफी हद तक यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप करता था। और उसके पहले युशचेंको वहां के राष्ट्रपति बने और वो काफी हद तक रूस से करीब थे। और इस पीरियड में जो उनकी करीबी थी रूस से और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से, उससे वहां के लोग, यूक्रेन के लोग, और खासकर जो पश्चिमी यूक्रेन के लोग थे, पूर्वी यूक्रेन के नहीं, जो पश्चिमी यूक्रेन के लोग थे, वो काफी प्रभावित हुए थे पश्चिम से। तो उन्होंने एक तरह से विद्रोह की बिगुल बजा दी। और विद्रोह यूरो मैदान के रूप में कीव में हुआ था, जो एक जिसको कलर्ड रेवोल्यूशन भी कहते हैं बहुत लोग। उसमें रूस ने माना कि जो अमेरिका है या जो पश्चिमी ताकत है, वो जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं यूरोप के और कॉकेशस के, उनसे रूस के डिफरेंसेस कराना चाहता है, उनसे मतभेद कराना चाहता है। तो ये एक शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन के तल्खी का या डिफरेंसेस का। अच्छा अमिताभ जी, एक सवाल ये कि वेस्टर्न कंट्रीज और रूस के बीच जो तल्खियां हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा दौर के नज़रिए से अगर हम इसे समझें तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं? क्या तस्वीर पहले से कुछ अलग है इस बार? अलग ये है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा वोकल हो गया, जो पहले नहीं था। पहले यूरोपियन यूनियन या नाटो कंट्री वोकल थे, अब अमेरिका काफ़ी वोकल हो गया है और उसके कारण वहाँ के सैंक्शंस भी हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक ये भी है कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनी है रूस से जर्मनी को गैस सप्लाई के लिए। और जर्मनी और पश्चिम यूरोप काफी हद तक रूस के गैस पे डिपेंडेंट है, खासकर जाड़ों में। और वो और अमेरिका चाहता है कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हो गया एक बार, पूरी तरह से बना हुआ है, बस उसको स्विच ऑन करना है टेक्निकली। उसके लिए कई सारे गतिरोध आ रहे हैं। अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हो जाता है तो रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उनको किसी तरह से जर्मनी बाईपास कर लेगा, यूरोपियन यूनियन बाईपास कर लेगा। अमेरिका वो भी नहीं चाहता है। तो नॉर्ड स्ट्रीम का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ है। एक प्रेशर डाल रहा है रूस, अगर आप आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाते हैं और नॉर्ड स्ट्रीम 2 को चालू नहीं करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमिताभ सिंह। बात अब कोरोना वायरस की। इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया के अब तक 108 से कई देश आ चुके हैं। क्रिसमस तो कई पाबंदियों के साथ गुजर गया, लेकिन अब न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। इस बीच अपने इंडिया में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली की हालत सबसे खराब है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद यहां भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। करीब 290 मरीज मिले। एहतियात बरतते हुए आज से दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कर्फ्यू शुरू हो चुका है। एनसीआर में भी संकट कम नहीं है। गाजियाबाद में 6 महीने बाद केसेस में बढ़ोतरी हुई है। फरीदाबाद, नोएडा में भी केसेस में उछाल है। अब तो नॉर्थ ईस्ट तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। मणिपुर में तंजानिया से लौटा शख्स इस वेरिएंट से संक्रमित मिला है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन में रिकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण के डर को देखते हुए अमेरिकी एयरलाइंस ने 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। फ्रांस में तो पूछिए मत, 1 लाख के करीब केसेस आए हैं और इसे देखते हुए अब नए रिस्ट्रिक्शंस लागू करने की तैयारी की जा रही है। इन सारे चिंताजनक अपडेट्स के बीच भारत के लिहाज से 2 खबर सुर्खियों में है। एक तो अब 60 से ऊपर वाले लोगों को 3rd वैक्सीन यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दिए जाएंगे और 15 से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इस बीच अब सरकार की तरफ से इन दोनों एज ग्रुप्स के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जानकारी दे दी गई है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को डिटेल्स में समझने के लिए क्या बदलाव हुए हैं कोविन ऐप पर, इंडिया टुडे टीवी में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मिलन शर्मा ने कोविन प्लेटफॉर्म चीफ और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर RS शर्मा से
बातचीत की। पहला मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्या इस वक्त जो प्रोसेस है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि अब 60 साल से ऊपर के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए पहली प्रिकॉशनरी डोज को ओपन किया जाएगा, और इसी के साथ साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने पहली 2 डोज ले ली है उनके लिए भी। तो क्या कोई नया प्रोसेस आपने ऐड किया है कोविन पर रजिस्ट्रेशन के लिए? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कोई प्रोसेस में बदलाव है कि नहीं। तो एक जो बदलाव बेसिकली है वो ये है कि जिन लोगों की दोनों डोजेस पूरी हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने 9 महीने पूर्व या उससे अधिक वक्त पहले अपनी सेकंड डोज लगवा चुके हैं, तथा जो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, कोमॉर्बिडिटी की कंडीशन से ग्रस्त हैं, उन सबको थर्ड जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको लगाने के लिए अनुमति भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस की है। तो वो प्रारंभ होगी 10 जनवरी से, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जो प्रोसेस है, वो जो लोग 2 डोज पहले ले चुके हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। उनको केवल बताना होगा कि वो तीसरी डोज कहाँ और कब लेना चाहते हैं, केवल यही करना होगा, और कोई नई प्रक्रिया उसमें निर्धारित नहीं होगी। उनको ये भी असर्ट करना होगा कि उन्हें कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसका सर्टिफिकेट उनको वैक्सीनेशन सेंटर के सामने जाकर के दिखाना होगा। तो ये कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा? क्योंकि 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु है, उनको जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसके लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिखाना होगा, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए? और क्या क्या वो बिंदु हैं जो सर्टिफिकेट में दिखने चाहिए एलिजिबल होने के लिए? मिलन, इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत पहले ही एक गाइडलाइंस जारी की थी। आपको याद होगा कुछ समय तक हम लोगों ने 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन से ग्रसित हैं उनके लिए बनाया था मापदंड कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कोमॉर्बिडिटी की चीजें हैं। वही चीजें अब भी लागू रहेगी, और वही जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन होगी तो उसके लिए वो मान्य रहेगा। और जहां तक मुझे याद है, स्मरण है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी आपके जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। सर, इस वक्त प्रधानमंत्री ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया है, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन जो है कोविन प्लेटफॉर्म में अलग से होगा? क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म में एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि परिवार एक साथ रजिस्टर कर सकते हैं, तो क्या इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन परिवार के अंतर्गत आएगा या फिर अलग से भी रजिस्टर किया जा सकता है कोविन पर? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो नियम पहले बनाया गया था कि 4 व्यक्ति तक एक परिवार के लोग एक मोबाइल फोन पर 4 व्यक्तियों तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं, और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को, तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं, तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो या तो पहले से अगर वैकेंसी है, 4 में से कमी है, उसमें जोड़ लें, या फिर नया मोबाइल नंबर लेके नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोनों ही चीजें मान्य है। सर, इस वक्त भी क्या कोविन प्लेटफॉर्म पर कौन सी वैक्सीन ली जानी है उसकी चॉइस मिलेगी लोगों को जो रजिस्टर करेंगे? बिल्कुल मिलेगी चॉइस। और आप जानती हैं कि जब चाहे वो पेड वैक्सीन हो, चाहे वो नॉन पेड वैक्सीन हो, उसमें दिखाया जा रहा है कि कौन सी वैक्सीन किस अस्पताल में कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे उपलब्ध है, तो वो जानकारी अभी भी मिलती रहेगी। तो ये थी मिलन शर्मा। अगर आप भी इस एज ग्रुप में हैं और 9 महीने अगर हो चुके हैं दूसरी डोज लिए, तो थर्ड डोज के लिए बताई गई बातों का ध्यान रखें। तो इसी हिदायत के साथ दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें जरूर बताइएगा। ईमेल करके हमें बताइए या फिर रिकॉर्ड करके हमें बता सकते हैं आप। ईमेल के लिए पता है radio@aajtak.com, और व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजने के लिए नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर 9953323303।
आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है हमारे साथी शुभम तिवारी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।